كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमने 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको डिटेल में समझ लिया था, यानी कि ईच एंड एवरी पॉइंट को हमने डिस्कस किया था रीडिंग करते हुए और हर तजुर्बे को हमने अच्छे से पढ़ा भी था। अब हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो 10th क्लास बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में से हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे लेसन का नाम है तग़ज़िया यानी कि न्यूट्रिशन, ग़िज़ा की फ़राहमी का निज़ाम, फूड सप्लाइंग सिस्टम। फर्स्ट देखेंगे हम तो ख़ुद तग़ज़ियाई अज़विये किसे कहा जाएगा? पौधों को, जो कि हमने पढ़ा था क्योंकि पौधे अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं, वो ग़िज़ा के लिए दूसरों पर मुनहसर नहीं होते, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? ख़ुद तग़ज़ियाई अज़विये। नेक्स्ट देखिए दिगर तग़ज़ियाई अज़विये, यानी ऐसे अज़विये जो ग़िज़ा के लिए पौधों पर इन्हिसार करते हैं, यानी ख़ुद तग़ज़ियाई अज़वियों पर इन्हिसार करते हैं, तो वैसे अज़वियों को क्या कहा जाएगा? दिगर तग़ज़ियाई अज़विये। नेक्स्ट देखिए ख़ुद तग़ज़ियाई तग़ज़िया। जो ख़ुद तग़ज़ियाई तग़ज़िया है उसमें अज़विये क्या करते हैं? जो कीमियाई मुरक्कबात है उसकी तालीफ़ के लिए जो शुआई तवन्नाई है यानी सूरज की जो रोशनी है उसको इस्तेमाल करते हैं और पानी, मादनियात और गैसों को लेकर क्या करते हैं? ये सादा अशिया से पेचीदा मुरक्कबात तैयार करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह। ये क्या है? ये पेचीदा अशिया है। सादा अशिया क्या है? जो पानी है जो ज़मीन से हासिल किया जाता है, जो हवा से जो गैसेस हासिल होती हैं और जो चंद मखवियात है, मादनियात है जो ज़मीन से हासिल किए जाते हैं, इन तमाम को सादा अशिया कहेंगे। उन सादा अशिया के इस्तेमाल से जो पौधे हैं वो पेचीदा मुरक्कबात तैयार करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह। जैसे कि हम जानते हैं पौधे तमाम अज़वियों को ग़िज़ा फ़राहम करते हैं, तो इसीलिए उन्हें कहा जाएगा यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर। जो पौधे हैं वो ग़िज़ा तैयार करते हैं, किस तरह ग़िज़ा तैयार करते हैं? शुआई तरकीब के ज़रिए, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा था ऑलरेडी, तो हम फिर से रिवाइज़ करते हैं। जो शुआई तरकीब का अमल है उसमें सब्ज़ लोनदाने जो पिगमेंट्स होते हैं यानी कि क्लोरोफिल, वो मादों की मदद से पौधे क्या करते हैं? निहायत ही सादा गैर नामियाती अज़्ज़ा सूरज की रोशनी को बतौर तवानाई का ज़रिया इस्तेमाल करते हुए पेचीदा नामियाती मादे तैयार करते हैं। मतलब क्या है? जो पत्तों में पाया जाने वाला जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल मादों की मदद से पौधे क्या करते हैं? सादा गैर नामियाती अज़्ज़ा जैसे सूरज की रोशनी, हवा से गैसेस, ज़मीन से पानी और मादनियात, इन तमाम को बतौर तवन्नाई इस्तेमाल करते हैं और पेचीदा नामियाती मादे तैयार करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह। 1931 में C.B. वैन नील ने एक मसावात पेश की। ये शुआई तरकीब को बताने वाली मसावात है। देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव CH2O प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये मसावात किसने पेश की? C.B. वैन नील ने। कब? 1931 में। अब देखिए जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज तैयार होता है तो उसका ज़ाब्ता क्या है? C6H12O6। नेक्स्ट देखेंगे हम वैन नील ने अर्गवानी सल्फर बैक्टीरिया पर तहकीक की और बतलाया कि शुआई तरकीब में रोशनी का अहम किरदार होता है। किसने बतलाया शुआई तरकीब में रोशनी का अहम किरदार होता है? वैन नील ने। और उसने किस बैक्टीरिया पर तहकीक की? सल्फर बैक्टीरिया पर, अर्गवानी सल्फर बैक्टीरिया पर। और इसने शुरुआत में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इस्तेमाल किया था और इसीलिए जो सल्फर गैस है उसका इखराज अमल में आ रहा था, लेकिन फिर बाद में रॉबर्ट हिल ने बताया कि पानी का अगर इस्तेमाल किया जाए तो ऑक्सीजन गैस का इखराज होता है। तब जो शुआई तरकीब की जो मसावात है उसको तब्दील कर दिया गया। शुआई तरकीब की जो मसावात तब्दील की गई, वो तब्दील करने के बाद जो मसावात हमारे पास है वो कौन सी मसावात है? देखिए यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के सालिमात, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या देते हैं? इट गिव्स 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल एंड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज का सालिमा और 6 पानी के सालिमात और 6 ऑक्सीजन के सालिमात। ये क्या है? ये शुआई तरकीब की मसावात है जो रॉबर्ट हिल ने बतलाई थी। नेक्स्ट देखिए पत्तों में निशास्ते की मौजूदगी। निशास्ता मतलब क्या है? निशास्ता भी एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट होता है। हमने ये तजुर्बा प्रीवियस वीडियोस में देखा था जिसमें हमने पूरे लेसन को डिटेल में समझा था।
तो उस तजुर्बे में क्या किया गया था, एक बीकर लिया गया था और उसमें एक इम्तिहानी नली डाली गई थी और बीकर में जो पानी डाला गया था उसको उबाला गया और जो इम्तिहानी नली थी उसके अंदर मिथाइलेटेड स्पिरिट को डाला गया और उसमें एक पत्ता रखा गया। और जब बीकर में जो पानी है उसको उबाला गया तो जो इम्तिहानी नली में पत्ता रखा गया था जिसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट डाला गया था वो पत्ते का कलर वाइट कलर में तब्दील हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मिथाइलेटेड स्पिरिट को डाला गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, उस पत्ते को निकालकर उस पर आयोडीन के चंद खतरे डाले गए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर निशास्ता मौजूद है या नहीं उसकी जांच के लिए आयोडीन के चंद खतरे डाले गए। अगर वो पत्ता अर्गवानी माइल स्याह रंग का हो जाए तब हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर निशास्ता मौजूद है। अगर उस पत्ते का कलर वाइट ही रहा तो हम ये समझेंगे कि उसके अंदर निशास्ता मौजूद नहीं है। लेकिन जब आयोडीन या फिर बेटाडीन से उस पत्ते पर खतरे डाले गए तो उसका कलर क्या हो गया, अर्गवानी माइल स्याह रंग का हो गया। इसका मतलब क्या है, उस पत्ते के अंदर निशास्ता मौजूद है। नेक्स्ट देखिए, वैन हेलमेट ने दरियाफ्त किया था कि पौधे की जो कमियत है उसमें इजाफे के लिए पानी अहम रोल अदा करता है। पानी अहम रोल अदा करता है पौधे की कमियत में इजाफे के लिए, ये किसने कहा, वैन हेलमेट ने कहा। लेकिन उस वक्त जो शुआई तरकीब का अमल है उससे जो साइंसदान है वो वाकिफ नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, हवा और शुआई तरकीब। जो जोसेफ प्रेस्ली है इसने 1770 में सिलसिलेवार तजुर्बात किए जिससे सब्ज़ पौधों की जो नशोनुमा है उसमें हवा की जो ज़रूरत है उसका इंकशाफ हुआ। यानी कि जो जोसेफ प्रेस्ली था उसने जो पौधे की नशोनुमा है उसमें हवा के किरदार को बताया और जोसेफ प्रेस्ली ने 1774 में एक गैस को दरियाफ्त किया। दरअसल वो गैस कौन सी थी, ऑक्सीजन थी, लेकिन उसको ऑक्सीजन का नाम दिया लेवॉइजर ने। कब? एक साल बाद 1775 में। प्रेस्ली का जो मुशाहदा था वो हमने देखा था, डिटेल में समझा था, जिसमें एक घंटी नुमा इस्तेवाने में चूहा, मोमबत्ती और पुदीने के पौधे को रखा गया था। वो तजुर्बा प्रेस्ली ने अंजाम दिया था और उस तजुर्बे के ज़रिए ये नतीजा मिला था कि जो जानवरों की बका है, जो अमल तनफ़ुस है और जो मोमबत्ती के जलने के लिए जो हवा ज़रूरी है उसको पौधे ही मुहैया करते हैं। यानी कि मोमबत्ती के जलने से जो हवा की हुयत में तब्दीली हो रही थी उसको बहाल कौन कर रहे थे, पौधे कर रहे थे। यानी पौधे ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे थे जिसकी मदद से जो मोमबत्ती है वो जल रही थी और जो चूहा है वो अमल तनफ़ुस अंजाम दे रहा था और जो कार्बन डाइऑक्साइड चूहे के ज़रिए और जो मोमबत्ती जल रही थी उसके ज़रिए जो खारिज हो रहा था वो पौधे ले रहे थे। तो ये मफरूज़ा किसका था, प्रेस्ली का मफरूज़ा था। नेक्स्ट देखिए, जो पौधे हैं इसमें गैसों का तबादला भी अमल में आता है। तो किसके ज़रिए होता है, वो पत्तों में जो अमल सिरियान होता है दहन में, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा भी था, दहन के ज़रिए, और जो जड़ हैं जड़ों के ज़रिए, और जो तनों की ढीली बाफ्तें होती हैं उनके ज़रिए पौधों में गैसों का तबादला अमल में आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दहन है, पत्तों में पाया जाने वाला जो दहन है उसके ज़रिए अमल में आता है। नेक्स्ट देखिए, शुआई तरकीब के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। इसके लिए एक तजुर्बा किया गया था, उसका नाम है मोल्स का निस्फ पत्ते का तजुर्बा, जो कि हमने पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए। जिसमें क्या किया गया था, एक बॉटल ली गई थी और उस बॉटल को एक अच्छे पौधे के एक पत्ते पर, हाफ जो आधा पत्ता है निस्फ पत्ते पर लगाया गया था और उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डाला गया था, सिर्फ आधे पत्ते पर। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर लेती है। कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करती है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। तो जब उस पत्ते को बाहर निकाला गया और उस पर आयोडीन के चंद खतरे डाले गए ताकि उसके अंदर निशास्ता मौजूद है या नहीं ये देखने के लिए, उसके अंदर शुआई तरकीब का अमल अंजाम पाया है या नहीं ये देखने के लिए, तब क्या हुआ, जो आधा पत्ता उस बॉटल के अंदर था उसका रंग बेरंग रहा और जो ऊपरी पत्ता था वो नीले सियाह रंग यानी अर्गवानी माइल सियाह रंग में तब्दील हो गया। इससे क्या बात समझ में आई, जो हाफ लीफ था, जो बॉटल के अंदर था, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो जज्ब हो चुकी थी, जिसकी वजह से उस आधे पत्ते में शुआई तरकीब का अमल अंजाम नहीं पाया। नेक्स्ट देखिए, वलंदेजी साइंसदान जॉन इंजनहाउस पौधे ऑक्सीजन किस तरह तैयार करते हैं, इस पर इंजनहाउस ने क्या किया, मुसलसल तजुर्बात किए। 1779 में इसने देखा कि रोशनी की मौजूदगी में पौधे ऑक्सीजन तैयार करते हैं। इसका एक फेमस तजुर्बा है जिसमें इसने हाइड्रोला जो आबी पौधा है उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी हमने पढ़ा था। क्या है वो तजुर्बा?
क्या किया गया था उसमें, एक मिनखारा लिया गया था और उसमें पानी रखा गया था और एक कीफ को उल्टा रखा गया था और उसके अंदर हाइड्रेला के पौधे को रखा गया था और उस कीफ के ऊपरी जानिब एक इम्तिहानी नली को उल्टा लगाया गया था। और जब उस हाइड्रेला पौधे के अंदर शुआई तरकीब का अमल अंजाम पाया तब क्या हुआ, वो जो हाइड्रेला पौधा है उसने ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ किया और वो जो ऑक्सीजन गैस थी वो क्या हो गई, उस इम्तिहानी नली की ऊपरी जानिब आकर जमा हो गई, किस शक्ल में, छोटे छोटे बुलबुलों की शक्ल में। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन गैस है ये तैयार होती है पौधों के ज़रिए। ये तजुर्बे के ज़रिए मालूम हुआ। ये तजुर्बा किसने किया था, इंजनहाउस ने किया था। रोशनी की मौजूदगी में जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तैयार करते हैं और जो रोशनी की मौजूदगी में जो सब्ज़ हिस्से हैं उसके अतराफ छोटे छोटे बुलबुले तैयार हो जाते हैं। ये तारीकी के वक्त नहीं होते, यानी सिर्फ ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ही होते हैं। नेक्स्ट देखिए एंजल मैन का तजुर्बा। ये तजुर्बा को भी हमने अच्छे से देखा था। इसमें क्या किया गया था, एक प्रिज्म लिया गया था और उससे वाइट रोशनी, जो सफ़ेद रोशनी है, उसको गुजारा गया था और वो रोशनी क्या हो गई थी, मुनक़सिम हो गई थी कौस क़ज़ा के रंगों में। और उसके साइड में क्या रखा गया था, एक बैक्टीरिया को रखा गया था और एक जो अलजी का फ़िता है या फिर स्ट्रैंड वो रखा गया था। जो तमाम बैक्टीरिया वहाँ पर रखे गए थे वो बैक्टीरिया थे ऑक्सीजन हसास बैक्टीरिया, यानी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जहाँ भी ऑक्सीजन मौजूद होती है वो वहाँ पर जाते हैं। तो जब प्रिज्म के ज़रिए रोशनी गुजारी गई तो जहाँ जहाँ पर ब्लू और रेड कलर की जो रोशनी है वो पड़ी तो वो जो बैक्टीरिया है वहीं पर जाकर जम गए। क्यों जमे, क्योंकि जहाँ जहाँ पर ब्लू और रेड रोशनी पड़ रही थी तो जो अलजी का स्टैंड वहाँ पर रखा गया था तो वहीं पर शुआई तरकीब का अमल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था। तो इस तजुर्बे से ये बात सामने आई कि जो रेड और ब्लू कलर की जो रोशनी है ये रोशनी में बहुत ज़्यादा शुआई तरकीब का अमल अंजाम पाता है, यानी इस पर शुआई तरकीब की शरह बहुत ज़्यादा होती है। शुआई तरकीब की आज़म तरीन शरह के नुक्ते की निशानदही की किसने, एंजल मैन ने। मुख्तलिफ़ रंगों के मुरक्कबात यानी अलवान और नूरी तवन्नाई के पौधों में इस्तेमाल को वाज़ा किया, किसने, एंजल मैन ने। नेक्स्ट देखिए, सब्ज़ पौधों में निशास्ते की तैयारी के लिए जो सूरज की रोशनी है वो ज़रूरी होती है। जो पौधे हैं उसमें निशास्ते की तैयारी यानी उनकी जो ग़िज़ा है उसकी तैयारी के लिए क्या ज़रूरी है, सूरज की रोशनी ज़रूरी है। तो ये मालूम करने के लिए भी तजुर्बा किया गया था जिसे कहा जाता है सियाह कागज़ का तजुर्बा। इस तजुर्बे में क्या किया गया था, एक पौधा लिया गया था और उसके एक पत्ते पर सियाह कागज़ को लगा दिया गया था। इस तरह लगाया गया था कि उसमें जो रोशनी है उसका गुजर ना हो सके। फिर कुछ दिनों तक इसे ऐसा ही छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद में जब उस पर निशास्ते की मौजूदगी की जांच की गई यानी आयोडीन के चंद ख़तरे डाले गए तो जो कागज़ लगाया गया था उसमें कोई भी तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, वो सफ़ेद रंग में रहा और जो दूसरा पत्ते का हिस्सा था वो नीले सियाह रंग में तब्दील हो गया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर शुआई तरकीब का अमल अंजाम पाया था। लेकिन जहाँ पर वो पेपर रखा गया था, जो ब्लैक पेपर रखा गया था जिसमें रोशनी का गुजर नहीं हो सका था, तो वहाँ पर शुआई तरकीब का अमल अंजाम नहीं पाया। तो इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए क्या समझ में आया, जो शुआई तरकीब का अमल है जिसमें निशास्ता तैयार होता है उसके लिए, शुआई तरकीब के लिए सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए क्लोरोफिल और शुआई तरकीब। जो इंजन हाउस है उसने कहा था कि सिर्फ जो पौधे के सब्ज़ हिस्से हैं उस ही में शुआई तरकीब का अमल अंजाम पाता है। ये किसने कहा, इंजन हाउस ने। नेक्स्ट देखिए 1817 में कैवेंटन और पेलेटियर दो साइंसदान हैं, उन्होंने क्लोरोफिल को दरियाफ्त किया, सब्ज़ रंग के मादे को अलहदा किया और इसको क्लोरोफिल का नाम दिया, जिसके माने क्या है, सब्ज़ पत्ते के हैं। क्लोरोफिल को किसने दरियाफ्त किया, कैवेंटन और पेलेटियर ने। और क्लोरोफिल के माने क्या हैं, सब्ज़ पत्ते के हैं। और इसके अलावा जो क्लोरोफिल है उसके अलावा दूसरे पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीनाइड और फाइकोबिलिन्स ये भी शुआई तरकीब के अमल में मददगार होते हैं। ये क्या करते हैं, रोशनी की जो शुआ है उनको हासिल करते हैं और जो क्लोरोफिल है उस तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट देखिए 1883 में जूलियस वॉन सैक ने मुशाहिदा किया कि क्लोरोफिल पौधे के खलिए के तमाम हिस्से में फैला हुआ नहीं होता, बल्कि ये एक अज़वीचे के तौर पर खलिए में मौजूद होता है, यानी एक सेल ऑर्गेनेल के तौर पर खलिए में मौजूद होता है। और उस सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या है, उस खलवी अज़वीचे का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये किसने दरियाफ्त किया, जूलियस वॉन सैक ने। किसको, क्लोरोप्लास्ट को, 1883 में। जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, तकरीबन 40 to 100। और ये कहाँ पाए जाते हैं, जो पौधे के खलिए होते हैं, दहन के मुहाफ़िज़ी खलिए और जो पौधों की ज़मीनी बाफ्तें होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 1954 के बाद डैनियल आई एरनॉन ने पौधे के खलिए को निहायत ही धीरे से तोड़कर शुआई तरकीब के अमल में मुआविन मुकम्मल क्लोरोप्लास्ट को अलहदा किया।
क्लोरोप्लास्ट को दरियाफ्त किसने किया था? जूलियस वॉन सैक ने। लेकिन उसको पौधे से अलहदा कर यानी जो पत्ता होता है उसमें से अलहदा कर उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। किसके ज़रिए? डैनियल आई एरनॉन के ज़रिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है दरअसल वो झिल्लीनुमा साख्त है और ये 3 परतों पर मुश्तमिल होती है, और जो तीसरी परत होती है वो थैलीनुमा अंबार की साख्तें बनाती है, जिसे कहा जाएगा ग्रैना। क्या कहा जाएगा? ग्रैना। कितनी परतें होती है? 3, और इसकी साख्त किस तरह की होती है? झिल्लीनुमा साख्त होती है। तो जो तीसरी परत है वो क्या करती है? थैलीनुमा अंबार की साख्तें बनाती है, उसे कहा जाता है ग्रैना। और यही वो परत है जहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो जज्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट देखिए, वो हिस्सा जो बैन वस्ती इंटरमीडियरी माया से भरा होता है उसे कहा जाता है स्ट्रोमा या फिर माया सीज। क्या कहा जाएगा? माया सीज। और ये किस में मदद करता है? ये खामिरों के जो तामुलात है उसके लिए ज़िम्मेदार होता है, और इसकी वजह से ही ग्लूकोज की तालीफ होती है और ये आपस में मिलकर निशास्ता बनाते हैं। कहाँ पर? स्ट्रोमा में, यानी कि माया सीज में। नेक्स्ट देखिए, सब्ज माया के वो हिस्से जो सूरज की शुआओं को जज्ब करते हैं शुआएं तरकीब के लोन दाने कहलाते हैं। वो हिस्से सब्ज माया के यानी जो क्लोरोप्लास्ट है उसके वो हिस्से जो सूरज की रोशनी को जज्ब कर रहे हैं क्या कहला रहे हैं? शुआएं तरकीब के लोन दाने। नेक्स्ट देखिए, जो क्लोरोफिल है ये भी क्या है? एक लोन दाना है, और इसके अंदर एक अंसर पाया जाता है मैग्नीशियम का। किसका अंसर पाया जाता है? मैग्नीशियम का। और जो ये क्लोरोफिल है इसके सालिमे की साख्त हूबहू हीमोग्लोबिन के हीम सालिमे की तरह होती है। उसमें आयरन का अंसर पाया जाता है, और ये जो क्लोरोफिल है इसमें मैग्नीशियम का अंसर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, 2 बड़े किस्म के क्लोरोफिल थाइलाकॉइड झिल्लियों में मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो होता है वो नीलगों सब्ज रंग का होता है, ब्लूइश ग्रीन, और जो क्लोरोफिल बी होता है वो जर्द सब्ज रंग का होता है, यानी येलोइश ग्रीन। नेक्स्ट देखिए, लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट या फिर फोटोसिंथेटिक यूनिट या फिर शुआई तरकीबी इकाई। हर थाइलाकॉइड में तकरीबन 250 to 400 लोन सालिमे पाए जाते हैं, और ये ग्रुप की शक्ल में होते हैं, और यही मिलकर बनाते हैं शुआई तरकीबी इकाई या फिर लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट या फिर फोटोसिंथेटिक यूनिट। कौन बनाते हैं? जो थाइलाकॉइड में लोन सालिमे हैं जो कि ग्रुप की शक्ल में हैं वही मिलकर बनाते हैं शुआई तरकीबी इकाई। नेक्स्ट देखिए, शुआई तरकीब के दौरान अंजाम पाने वाले तामुलात। फर्स्ट देखिए, जो शुआई तवन्नाई है वो हासिल होती है और कीमियाई तवन्नाई में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट, जो पानी हासिल किया जाता है वो टूट जाता है, तो पानी के सालिमात का टूटना। नेक्स्ट देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड हासिल किया जाता है उसको कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील किया जाता है। तो जो शुआई तरकीबी तामुलात होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है रोशनी पर मुनहसिर तामुल, सेकेंड है रोशनी पर गैर मुनहसिर तामुल। जो रोशनी पर मुनहसिर तामुल है ये ग्रैना में वाक़ होता है, और जो रोशनी पर गैर मुनहसिर तामुल है ये स्ट्रोमा में वाक़ होता है। ये ग्रैना और स्ट्रोमा क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट के हिस्से हैं, यानी उसकी परतें हैं। नेक्स्ट देखिए, रोशनी पर मुनहसिर तामुल, इसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, और इसमें फर्स्ट मरहले में जो क्लोरोफिल है वो रोशनी से तमास में आता है। किस तरह से? जो सूरज की शुआएं उस पर पड़ती है तो उसमें फोटॉन्स पाए जाते हैं। वो फोटॉन क्या करते हैं? जो क्लोरोफिल है उसको मुतहरिक करते हैं। फोटॉन क्या है? फोटॉन दरअसल जो शुआई तवन्नाई होती है जो सूरज की रोशनी उसकी निहायत छोटी इकाई है, उसे कहा जाता है फोटॉन। तो ये कौन से अमल में हो रहा है? जो रोशनी पर मुनहसिर अमल है, यानी कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसमें होता है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड मरहला है पानी के सालिमात का टूटना। फर्स्ट क्या हुआ? जो क्लोरोफिल है वो सूरज की शुआओं को जज्ब करने के बाद में मुतहरिक हो गया। फिर उसके बाद में क्या होता है? जो पानी के सालिमात है वो रोशनी की वजह से टूटते हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है फोटोलाइसिस। फोटो मतलब है रोशनी और लाइसिस मतलब है टूटना, यानी रोशनी की मदद से टूटना, तो इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है फोटोलाइसिस। और जो ये रिएक्शन है इसको दरियाफ्त किया था रॉबर्ट हिल ने, इसीलिए इसका और एक नाम भी है हिल्स रिएक्शन। अब जो पानी है H2O ये टूट चुका है OH- और H+ रवां के अंदर। तो जो OH- रवां है ये क्या करते हैं? इसमें मज़ीद तब्दीलियाँ वाक़ होती है और ये फिर से पानी बनाते हैं और ऑक्सीजन तैयार करते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। नेक्स्ट जो H+ रवां है ये बच गया है, तो जो ये H+ रवां है ये NADP से मिलकर NADPH बनाता है, और जो रोशनी पर मुनहसिर तामुल है इसके इख्तिताम में ATP तैयार होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट देखिए, जो रोशनी पर गैर मुनहसिर तामुल है, रोशनी पर जो गैर मुनहसिर तामुल है इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज या फिर डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? जो NADPH है उसका हाइड्रोजन NADPH यानी कि जो निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है
उसमें पाया जाने वाला हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर एटीपी की तवन्नाई को हासिल करता है और हासिल करके ग्लूकोज तैयार करता है। नेक्स्ट देखिए, इस ही में जो रोशनी पर गैर मुनहसिर तामुल है, इसमें पाया जाने वाला जो RUBP है, जो राइबोलोज बाइफॉस्फेट है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करता है और जज्ब करने के बाद जो ग्लूकोज है उसको निशास्ते में तब्दील करता है। क्लियर। तो ये थे शुआई तरकीब के तामुलात पौधों में। अब हम देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, ग़िज़ा के लिए अगर पौधों पर इन्हिसार किया जाता है या फिर दूसरे जानदारों पर इन्हिसार किया जाता है तो वैसे तग़ज़िये को, वैसे न्यूट्रिशन को कहेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स किसे कहा जाता है, पौधों को, तो उनका न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें फर्स्ट देखिए गंदखोर, ये क्या करते हैं, जो ग़िज़ाई अशिया है इसको जिस्म के बाहर ही तहलील कर देते हैं और फिर जिस्म में जज्ब कर लेते हैं। कौन, गंदखोर क्या कर रहे हैं, ये ग़िज़ाई अशिया को जिस्म के बाहर तहलील करके जज्ब कर रहे हैं। इसकी मिसालें हैं फितर, मोल्ड्स और ईस्ट और मशरूम वगैरह, ये तमाम क्या है, गंदखोर की मिसालें हैं। नेक्स्ट है तुफ़ैली यानी कि पैरासाइट। जो तुफ़ैली होते हैं वो दूसरे पौधों और जानवरों के ज़रिए ग़िज़ा हासिल करते हैं और इनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते बल्कि नुकसान पहुंचाते हैं। और ये क्या करते हैं, पौधों और जानवरों को जिस तरह से गंदखोरों ने बाहर तहलील कर दिया था जिस्म के बाहर, उस तरह से तहलील नहीं करते बल्कि पौधों और जानवरों को हलाक किए बगैर उनसे ग़िज़ा हासिल कर लेते हैं। जैसे कि इसकी मिसालें हैं जो जूं पाई जाती है हमारे सर में वो, और कसकटा पौधा, और जोंक लीचेस जो खून चूसते हैं वो, और चपटे दूधिये टेप वॉर्म्स वगैरह। नेक्स्ट देखिए अमीबा, ये एक क़ल्बी जानदार है जैसे कि हमने पढ़ा था। ये क्या करता है, अपने जो जिस्म है उसकी मुकम्मल सतह से ग़िज़ा हासिल करता है। किस तरह से, इसके जिस्म में उंगली नुमा उभार नमूदार होते हैं जिसे कहा जाता है सूडोपोडिया या फिर काजिब पैर। उसके ज़रिए वो क्या करता है, ग़िज़ा के करीब जाता है और एक फूड वैक्यूल तैयार करता है और ग़िज़ा उसके अंदर आ जाती है। इस तरह से ग़िज़ा हासिल कर लेता है और जो कलिया माया है वहाँ पर ग़िज़ा नफूस पजीरी के ज़रिए अंदर दाखिल हो जाती है। तो ये किस में पाया जाता है, अमीबा में। लेकिन पैरामेशियम भी एक क़ल्बी जानदार है, लेकिन इसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से से ग़िज़ा दाखिल नहीं होती बल्कि इसमें एक मखसूस मुकाम से ही ग़िज़ा अंदर दाखिल हो सकती है। और इसकी जो शक्ल है वो चप्पल की तरह होती है, मुयन शक्ल का होता है और इसमें हुदबे पाए जाते हैं। इसकी बॉडी के तमाम पार्ट पर हुदबे पाए जाते हैं और उन हुदबों के ज़रिए ही वो हुदबे ग़िज़ा को एक मखसूस मुकाम तक पहुँचाने में मददगार साबित होते हैं और जहाँ से ग़िज़ा अंदर दाखिल की जाती है उसे कहा जाता है क़ल्बी दहन या फिर साइटोस्टोम। ये किस में पाया जाता है, पैरामेशियम में। नेक्स्ट हम देखेंगे तुफ़ैली पौधा कसकटा, इसे डॉडर प्लांट्स भी कहा जाता है और इसका जीनस है कसकटा। इसके स्पीशीज़ बहुत सारे हैं, तकरीबन 170 अक़साम के जीनस इसमें पाए जाते हैं और ये जो ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है उसका नाम है मॉर्निंग ग्लोरी और इसे कहा जाता है कॉन्वोल्वुलेसी। इसकी जो फैमिली है उसका नाम है ये। और यहाँ पर देखिए जो ये तुफ़ैली तग़ज़िया है कसकटा, ये अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, दूसरों पर डिपेंड होता है। और ये क्या करता है, जो मेज़बान पौधे हैं, जो मेज़बान दरख्त है उसके ऊपर पूरी तरह से लिपट जाता है, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर वो वीडियो देख लें। तो ये क्या करता है, उस मेज़बान पौधे के ज़रिए जो भी ग़िज़ा है वो हासिल करता है। यानी कि जो कसकटा है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें देखिए एक एक्सेप्शन है, जो कसकटा रेफ्लेक्सा है, ये नाम याद रखिए, कसकटा रेफ्लेक्सा, इसमें क़लील मक़दार में क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा जो कसकटा है वो मेज़बान पौधे के ज़रिए ग़िज़ा हासिल करता है। तो ये किस तरह ग़िज़ा हासिल करता है, कसकटा जो मेज़बान पौधे के ऊपर होता है तो उस पौधे में हॉस्टोरिया को धंसा देता है। ये हॉस्टोरिया क्या है, दरअसल ये जड़नुमा साख्तें हैं जो कि कसकटा में पाई जाती है। इसी की मदद से कसकटा क्या करता है, जो मेज़बान पौधे है उसकी ग़िज़ा हासिल करता है। नेक्स्ट देखिए जो कसकटा है इसका तना किस तरह से होता है। इसका तना पतला लंबा होता है, रस्सी नुमा होता है और इसका कलर जर्द, नारंगी, गुलाबी या फिर भूरे रंग का होता है। और जो कसकटा के पत्ते होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं स्केल्स की शक्ल में
और जो कसकटा के फूल होते हैं गांठ हो या फिर नोड्यूल्स की शक्ल में होते हैं, क्लस्टर्स की शक्ल में होते हैं और इनका कलर होता है जर्द या सफ़ेद रंग का। अभी हमने पढ़ा हॉस्टोरिया क्या है, जड़ें हैं, जड़नुमा साख्तें हैं जो क्या करता है कसकटा मेज़बान पौधे में धंसा देता है उसके अंदर से ग़िज़ा हासिल करने के लिए। तो जो कसकटा है वो पानी किस तरह से हासिल करता है, जो मेज़बान पौधे है उसके खशबा से वो पानी हासिल करता है। और जो कसकटा मखवियात है ये किस तरह हासिल करता है, लिहा से, मेज़बान पौधे में पाए जाने वाले लिहा के ज़रिए वो मखवियात हासिल करता है, खशबा के ज़रिए वो पानी हासिल करता है। कौन, कसकटा। नेक्स्ट देखिए इंसानों में तग़ज़िया। जो इंसानों में तग़ज़िया है उसकी शुरुआत होती है दहन से। दहन यानी कि माउथ। जो दहन है इसमें जो बोखी कहवा है वहाँ पर लुआबी गुदूद पाए जाते हैं। कितने, 3 जोड़ लुआबी गुदूद पाए जाते हैं। और जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो क्या करते हैं, उसको चबाते हैं तो जो लुआबी गुदूद है उसमें से लुआब का इखराज होता है, यानी कि जो लुआबी रस है उसका इखराज होता है। 3 जोड़ लुआबी गुदूद पाए जाते हैं। तो जो लुआबी रस है उसके अंदर खामेरे पाए जाते हैं। उसमें एक खामेरे का नाम है अमाइलेस और उसे टैलिन भी कहा जाता है। तो जो अमाइलेस खामेरा है ये लुआब में मौजूद होता है। ये क्या करता है, जो ग़िज़ा है उसको चिपचिपा बनाता है ताकि अंदर फिसलने के लायक वो बन सके, ग़िज़ाई नाली से आसानी से उसका गुज़र हो सके। तो जो चबाना है उस अमल को कहा जाता है मैस्टिकेशन। जो चबाने के बाद जो ग़िज़ा चिपचिपी या फिर स्लिपरी टाइप बन जाती है उसे कहा जाता है बोल्स। क्या कहा जा रहा है उसे, बोल्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं दरअसल वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जो पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स है उसको सादा शक्ल में तब्दील किया जाता है यहाँ पर, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। अभी ग़िज़ा सिर्फ कुछ हद तक हज़म हो चुकी होती है, सिर्फ थोड़ी सी। कहाँ पर, दहन में। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, दहन में बोखी कहवा पाया जाता है, उसमें लुआबी गुदूद पाए जाते हैं और उससे लुआबी रस का इफराज होता है। उसमें अमाइलेज या फिर टैलिन खामेरा पाया जाता है, वो ग़िज़ा के ज़रिए मिलता है और ग़िज़ा को क्या करता है, पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स को सादा शक्ल में तब्दील करता है। और जो चबाना है उसे क्या कहा जाता है, मैस्टिकेशन। और चबाने के ज़रिए जो ग़िज़ा है वो किस में तब्दील हो जाती है, बोल्स की शक्ल में तब्दील हो जाती है। तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये तमाम दहन में हो रहा है। अब जो नेक्स्ट ग़िज़ा है दहन से जो ग़िज़ाई नाली है उसके ज़रिए मैदे में जाती है। जो ग़िज़ाई नाली है उसे कहा जाता है मरई या फिर ईसोफेगस। तो जो मरई है उसमें से ग़िज़ा डायरेक्टली मैदे में किस तरह से जाती है, ये दरअसल मौजी हरकत की वजह से मैदे में दाखिल होती है। मौजी हरकत को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहा जाता है। ये कहाँ पर होते हैं मौजी हरकत, मरई में। क्लियर। अब नेक्स्ट ग़िज़ा मरई से मैदे में जा पहुंची। अब जो मैदा है इसमें मैदई गुदूद पाए जाते हैं और जो मैदा है मैदई गुदूद के ज़रिए मैदई रस का इफराज करता है। तो जो मैदई रस का इफराज होता है उसमें खामेरा पाया जाता है पेप्सिन। जो लुआबी रस था उसमें कौन सा खामेरा पाया जाता था, अमाइलेस या फिर टैलिन। लेकिन जो मैदाई रस है इसमें कौन सा खामेरा पाया जा रहा है, पेप्सिन। और जो मैदा है इसकी जो खासियत होती है वो तुरशई खासियत होती है, यानी कि एसिडिक नेचर होता है। आपने सीटेट में ईवीएस में भी पढ़ा होगा। इसकी खासियत किस तरह से होती है, तुरशई खासियत या फिर एसिडिक नेचर होता है मैदे का। और जो मैदई गुदूद से जो मैदई रस निकलता है उसके अंदर एक तुरशा भी पाया जाता है। उस तुरशे का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मैदाई रस है उसमें जो खामेरे पाए जाते हैं पेप्सिन, वो खामेरे क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को क्या करते हैं, छोटे छोटे सालिमात में तब्दील कर देते हैं। जिस तरह एक ग्राइंडर या फिर चर्निंग मशीन में जब ग़िज़ा या फिर बटर वगैरह को चर्न किया जाए तो वो किस तरह से हो जाती है, नीम ठोस हालत में आ जाती है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ग़िज़ा नीम ठोस हालत में पाई जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स है यहाँ पर वो छोटे छोटे सालिमात में तब्दील हो जाते हैं। तो इसे कहा जाता है कीमोस या फिर काइम। जो मैस्टिकेशन के ज़रिए हो रहा था वो क्या था, बोल्स। और यहाँ पर क्या हो गई है, ग़िज़ा कीमोस में तब्दील हो गई है या फिर काइम की शक्ल अख्तियार कर ली है। और ये कहाँ पर हो रहा है, मैदे में हो रहा है। अब नेक्स्ट जो ग़िज़ा है मैदे से जाती है छोटी आंत में, लेकिन किसके ज़रिए, जो मैदा है उसके आखिरी हिस्से में हाजिबी आसरा पाया जाता है, उसे कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये जो हाजिबी आसरा है ये क्या करता है, जो ग़िज़ा के बहाव है उसको काबू में रखता है। यानी डायरेक्टली ग़िज़ा एकदम छोटी आंत में नहीं जाती बल्कि थोड़ी थोड़ी मकदार में छोटी आंत में भेजी जाती है। किसके ज़रिए, जो हाजिबी आसरा है, मैदे में पाया जाने वाला जो हाजिबी आसरा है उसके ज़रिए। अब जो ग़िज़ा है कहाँ पहुँच गई, छोटी आंत में पहुँच गई। अब यहाँ पर देखिए जो जिगर है, जो लबलबा है, जो पित्ता है, उसके ज़रिए
जो पित्त रस, आंती रस, जो हज़मी रस, ये तमाम का यहाँ पर इफ़राज़ होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में। और जो छोटी आंत है इसका करीबी हिस्सा है असनाए अशरी। क्या है छोटी आंत का करीबी हिस्सा? असनाए अशरी। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि असनाए अशरी में ज़्यादातर ग़िज़ा हज़म हो जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट, जो चर्बियाँ हैं, मुकम्मल तौर पर यहीं पर हज़म होती है। कहाँ पर? असनाए अशरी में। अभी हमने देखा था जो मैदा था उसकी खासियत थी तुरशई खासियत, लेकिन जो छोटी आंत है इसकी खासियत होती है असासी या फिर क़ल्वी। और जो ये छोटी आंत है ये बहुत लंबी होती है, तो इसीलिए जो हाज़मी नाली है जो दहन से मबरस तक फैली हुई है, ये हाज़मी नाली में अगर सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है पूछा जाए तो ये छोटी आंत ही है। छोटी आंत जो हाज़मी नाली है उसका सबसे लंबा हिस्सा है छोटी आंत। नेक्स्ट देखिए, जो छोटी आंत है यहाँ पर जिगर और लबलबे के क्या होते हैं? इफ़राज़ात होते हैं। और ये जो इफ़राज़ात है पितरस कहलाते हैं। तो ये पितरस की मदद से जो चर्बियाँ पाई जाती हैं वो चर्बियाँ क्या करती हैं? छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? जो जिगर से इफराज होने वाला पितरस है उसकी मदद से जो चर्बियाँ हैं ये किस तरह की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं? छोटे ग्लोब्यूल्स की शक्ल। तो ये जो अमल है इसे कहा जाता है शीरा साजी या फिर एमल्सिफिकेशन। ये कहाँ पर हो रहा है? ये छोटी आंत में हो रहा है। किसके ज़रिए? जो जिगर से इफराज होने वाला जो रस है उसके ज़रिए। नेक्स्ट देखिए, जो लबलबा है, जो लबलबा है इससे दो खामेरे रिलीज़ होते हैं, एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेस। जो ट्रिप्सिन खामेरा है ये हज़म करता है लहमियात को यानी प्रोटीन्स को, और जो लाइपेस खामेरा है ये हज़म करता है चर्बियों को। ये तमाम अमल कहाँ पर वाक़ हो रहा है? ये तमाम अमल छोटी आंत में वाक़ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, जो छोटी आंत की दीवारें हैं उससे सक्कस एंटेरिकस ये भी रिलीज़ होता है, यानी आंती रस रिलीज़ होता है छोटी आंत की दीवारों के ज़रिए। और इसकी वजह से क्या होता है? जो लहमियात और चर्बियाँ हैं ये मज़ीद छोटे छोटे सालिमात में तब्दील हो जाती हैं। और जो छोटी आंत है उसकी अंदरूनी दीवारें जो हैं उस पर वेलाई पाए जाते हैं। ये वेलाइस क्या है? ये दरअसल छोटे छोटे उंगली नुमा उभार हैं। ये उभार किस में मदद करते हैं? ये उभार के अंदर लिम्फी नालियाँ, खून की नालियाँ एक जाल की शक्ल में पाई जाती हैं। तो जो ग़िज़ा है उसका इंजज़ाब होता है छोटी आंत में वेलाइस के ज़रिए। ठीक है, जो वेलाई है क्या कर रहे हैं? जो ग़िज़ा है उसको जज्ब कर रहे हैं और जज्ब करके जो खून की नालियाँ हैं, जो लिम्फी नालियाँ हैं वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और ये जो वेलाइस है इसका और एक अहम काम ये भी है कि ये जो सतही रक़बा है छोटी आंत का उसको बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये तमाम अमल कहाँ पर वाक़ हुआ? छोटी आंत में। अब जो ग़िज़ा है छोटी आंत से बड़ी आंत में दाखिल होती है, यानी मैक्सिमम ग़िज़ा तो जज्ब हो गई और इसमें का पानी भी जज्ब हो गया। अब जो ग़िज़ा बच गई थी वो कहाँ पर भेजी जाती है? बड़ी आंत में भेजी जाती है। यहाँ पर जो मौजूद पानी है वो जज्ब हो जाता है और ग़िज़ा अमाए मुस्तक़िम में चली जाती है और वहाँ से मबरस के ज़रिए बाहर खारिज कर दी जाती है, जिसे डिफेकेशन या फिर रफ़ा हाजत या फिर रफ़ा बरास कहा जाता है। जो ग़िज़ा बाहर खारिज कर दी जाती है उसमें भी फाइबर्स या फिर रफेजेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो टैलिन खामेरा है यानी कि लुआबी जो अमाइलेज है ये कहाँ पर पाया जाता है? लुआबी क़ुदूद में पाया जाता है। और इसका इफ़राज़ कहाँ से होता है? बोखी कहफ़े में होता है। और ये क्या खारिज करता है? लुआब को यानी लुआबी रस को ये खारिज करता है। तो ये किन पर अमल करता है? जो अमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट्स पर अमल करता है, और जब कार्बोहाइड्रेट्स पर अमल करता है तो इसके मुहासिल के तौर पर माल्टोज़ बनता है। क्या बनता है? माल्टोज़। नेक्स्ट है पेप्सिन। जो पेप्सिन है इसका जो इफ़राज़ होता है वो मैदई गुदूद से होता है और इसका इफ़राज़ मैदे में किया जाता है मैदई रस के ज़रिए, और ये अमल करता है लहमियात पर, जो प्रोटीन्स है उस पर। और जो लहमियात है इन पर अमल करने के बाद में जो मुहासिल हासिल होता है वो है पेप्टोन्स। क्या हासिल होता है? पेप्टोन्स। थर्ड है पितरस। देखिए याद रखिए, जो पितरस है वो खामेरा नहीं है। जो टैलिन, पेप्सिन वगैरह जो हमने पढ़ा था वो तमाम खामेरे हैं, लेकिन जो पितरस है ये खामेरा नहीं है। इसका इफ़राज़ कहाँ से होता है? जिगर से होता है। और कहाँ पर होता है? असनाए अशरी में। कहाँ पर होता है? असनाए अशरी में। और ये जो पितरस है ये चर्बियों पर असरअंदाज होता है और इसके ज़रिए हासिल होते हैं ग्लोब्यूल्स। कौन से अमल से? शीरा साजी या फिर एमल्सिफिकेशन के अमल से ग्लोब्यूल्स हासिल होते हैं, यानी टूट जाते हैं, जो चर्बियाँ हैं वो टूट जाती है। नेक्स्ट है अमाइलेज। इसका इफ़राज़ होता है लबलबे से और कहाँ पर? असनाए अशरी में, और इसे कहा जाएगा लबलबी रस। ये किस पर अमल करता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स पर अमल करता है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स के मुहासिल है वो क्या है? माल्टोज़।
नेक्स्ट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का इफराज भी लबलबे से होता है और अस्नायश्री में ही किया जाता है और इसे कहा जाएगा लबलबी रस। ये किस पर असरअंदाज होता है? ये अमल करता है लहमियात पर और बनाता है पेप्टोन्स। नेक्स्ट है लाइपेस। जो लाइपेस खामेरा है ये लबलबा और जो आती गुदूद होते हैं वहाँ से इसका इफराज होता है और कहाँ पर होता है? अस्नायश्री में होता है। और ये किन पर अमल करता है? चर्बियों पर अमल करता है और इसके ज़रिए मुहासिलात हासिल होते हैं शहमी तुरशे और ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स। नेक्स्ट है पेप्टिड्स। ये छोटी आंत के जो गुदूद होते हैं उनसे इसका इफराज होता है और कहाँ पर? छोटी आंत में। और ये किस पर अमल करता है? पेप्टाइड्स पर अमल करता है और बनाता है अमाइनो एसिड्स या फिर अमीनो तुरशे। नेक्स्ट है सुक्रेज। ये छोटी आंत के गुदूद के ज़रिए इसका इफराज होता है और कहाँ पर? छोटी आंत में और इसे आंती रस कहेंगे हम। और ये किस पर असरअंदाज होता है? ये सुक्रोज जो कि शक्कर की एक किस्म है और इसके ज़रिए क्या मुहासिलात हासिल होते हैं? ग्लूकोज। तो ये था इंसानी हज़मी निज़ाम। इसके बाद देखिए जो इंसानी हज़मी निज़ाम है उसमें एक टॉपिक है वॉमिटिंग यानी कि क़ै। जो मैदे और मरई की जो सिमत है, जो ग़िज़ाई नाली से मैदे तक जो ग़िज़ा जाती है, अगर ये रिवर्स हो जाए, जो मुखालिफ सिमत में अगर ये मौची हरकत हो जाए तो उसी की वजह से वॉमिटिंग्स होते हैं। और अगर हम कई दिनों तक मख्फी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो जो वॉमिटिंग होते हैं वो हरे सब्ज़ रंग की होती है और इसका मज़ा कड़वा होता है। इसे कहा जाएगा पितरस या फिर जिगरस आमेज़ा। नेक्स्ट देखिए जो जिगर है, अगर हम ज़्यादा चर्बियों वाली ग़िज़ा को इस्तेमाल करें तो हमारा जिगर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसी की वजह से हमें मतली होती है। नेक्स्ट देखिए ग़िज़ाई ख़लती बीमारियाँ। जो मुतवाज़न ग़िज़ा है ये खाना हमारे सबके लिए ज़रूरी है। तो मुतवाज़न ग़िज़ा किसे कहेंगे? जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लहमियात, विटामिन्स, मादनी नमकियात, चर्बियाँ वगैरह मुनासिब मकदार में अगर शामिल हों तो वैसी ग़िज़ा को कहेंगे मुतवाज़न ग़िज़ा। तो जो हमारी आलमी आबादी है उसका 2/3 हिस्सा जो है अवाम, वो ग़िज़ा से मुताल्लिक़ बीमारियों में ही मुब्तला है। कुछ ऐसे अशख़ास है जिसमें ज़ायद हरारी ग़िज़ा की वजह से वो बीमारियों में मुब्तला है और कुछ ऐसे अशख़ास है जिसमें नाक़िस तग़ज़िया यानी कि माल न्यूट्रिशन, उनको सही तौर पर ग़िज़ा दस्तियाब नहीं हो रही है, उसकी वजह से वो बीमारियों का शिकार है। तो हम देखेंगे जो माल न्यूट्रिशन है वो कौन कौन से किस्म के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 किस्म के हैं। फर्स्ट है लहमियाती नाक़िस तग़ज़िया, जिसे प्रोटीन माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। यानी कि जो लहमियात है, जो प्रोटीन है, अगर उसकी कमी हो जाए यानी वाफिर मकदार में अगर वो दस्तियाब ना हो तो उसकी वजह से बीमारी होती है, उसे कहा जाता है क्वाशेरकर। क्या कहा जाएगा? क्वाशेरकर। नेक्स्ट है हरारी नाक़िस तग़ज़िया यानी कि कैलोरी माल न्यूट्रिशन। अगर किसी को सही मकदार में कैलोरीज दस्तियाब ना हो तो वो भी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। नेक्स्ट है लहमियाती हरारी नाक़िस तग़ज़िया यानी कि प्रोटीन और कैलोरीज अगर दोनों की भी कमी हो जाए तो उसे कहा जाता है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन और इसकी एक मिसाल है मैरास्मस। तो देखिए यहाँ पर जो क्वाशेरकर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये किसकी वजह से होता है? ये लहमियात की कमी की वजह से होता है। जो प्रोटीन्स है उसकी कमी की वजह से क्वाशेरकर बीमारी होती है। और इसमें क्या होता है? जो खलिए हैं उनके बैन क़ल्बी जगहों पर पानी जमा हो जाता है और इसकी वजह से जो जिस्म के हिस्से हैं वो सूजन पैदा हो जाती है उसके अंदर, और जो पैर है उसमें जलन होती है पैरों में, और जो उज़लात का नमू है वो निहायत ही सुस्त हो जाता है और उज़लात कमज़ोर हो जाते हैं, और जो चेहरा है वो फ्लफ़ी हो जाता है। और इसकी अलामतें हैं असहाल और खुश्क जिल्द। ये किसकी अलामतें हैं? क्वाशेरकर की। ये क्यों होता है? लहमियात की कमी के सबब। नेक्स्ट है मैरास्मस। जो मैरास्मस बीमारी है लहमियात और हरारी तवन्नाई दोनों की कमी की वजह से होती है और इसकी असल वजह है जो फ़ौरन दोबारा हमल ठहरना, जिसकी वजह से जो सेकेंड बेबी है उसको सही तौर पर न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता, इसीलिए उसके जो उज़लात है उसका नमू कम होता है और बच्चा बहुत ही कमज़ोर लीन नज़र आता है और इसकी जिल्द खुश्क होती है और इसकी अलामत में भी असहाल शामिल है। नेक्स्ट है मोटापा या फिर ओबेसिटी। अगर हरारी तवन्नाई जो कैलोरीज़ है उसको हद से ज़्यादा अगर हम ले लें, जंक फूड के ज़रिए हो चाहे जो भी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हरारी तवन्नाई है, कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा मकदार में है, तो उसकी वजह से बीमारी का शिकार हो सकते हैं, मोटापा या फिर ओबेसिटी। इसकी वजह से जो दिल की बीमारियां हैं, क़ल्बी वियाई बीमारियां, उसमें मुब्तला हो सकते हैं, गुर्दवी या फिर पित्ते के मसाइल इसमें मुब्तला हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हयातीन या फिर विटामिन्स या फिर इसको वाइटामिन्स भी कहा जाता है। तो जो विटामिन्स है इसकी बहुत कम मकदार में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो जो हयातीन है इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है चर्बी में हल पजीर हयातीन, सेकेंड है पानी में हल पजीर हयातीन। जो चर्बी में हल पजीर हयातीन है वो है ADEK।
विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चर्बी में हल पजीर विटामिन है। और जो पानी में हल पजीर विटामिन है वो है बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो भी B1, B2 ये तमाम, और सी, विटामिन सी, ये तमाम पानी में हल पजीर विटामिन है। तो फर्स्ट देखिए, जो विटामिन ए है इसका नाम है थायामाइन। तो इसकी कमी के सबब बीमारी होती है बेरीबेरी। कौन सी बीमारी होती है? बेरीबेरी। इसके ज़राए और इसके अलामात ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं डिटेल में। अब हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे कि इसकी कमी के सबब कौन सी बीमारी होती है। नेक्स्ट है विटामिन B2, जिसका नाम है राइबोफ्लाविन, और इसकी वजह से ग्लॉसिटिस यानी कि अल्तहाबुल लिसान की बीमारी होती है। नेक्स्ट है विटामिन B3, इसका नाम है नायासिन, और नायासिन की वजह से दस्त जिल्द या फिर पेलेग्रा डिसीज़ होती है। और जो विटामिन B12 है इसका नाम है सैनोकोबालामिन, और इसकी कमी की वजह से परनेशियस एनीमिया होता है, खून की कमी होती है। और विटामिन B6, इसका नाम है पायरोडॉक्सिन, और इसकी वजह से भी एनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का नाम है B9, विटामिन B9, इसकी भी कमी की वजह से एनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी होती है। नेक्स्ट है विटामिन B5, जिसका नाम है पैंटोथेनिक एसिड। जो पैंटोथेनिक तुरशा है इसकी कमी की वजह से पैरों में जलन होती है। नेक्स्ट है B7 यानी कि बायोटीन। बायोटीन की कमी की वजह से नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं, जो आसाबी अबतरी है वो होती है। नेक्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन C, इसकी कमी की वजह से स्कर्वी बीमारी होती है। नेक्स्ट है रेटिनॉल यानी कि विटामिन A, इसकी वजह से आँख और जल्दी बीमारियां होती है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस भी इसकी मिसाल है। नेक्स्ट है कैल्सीफेरॉल, विटामिन D, इसकी कमी की वजह से रिकेट्स नामी बीमारी होती है, और ये ज़्यादातर दांतों और हड्डियों पर असरअंदाज होता है। अगर विटामिन D की कमी हो जाए तो ज़्यादातर दांत और हड्डियां मुतासिर होती हैं। नेक्स्ट है टोकोफेरॉल। जो टोकोफेरॉल है इसे विटामिन E भी कहा जाता है। इसकी कमी के सबब तौलीदी नुक्स, जो फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स है वो होते हैं। नेक्स्ट है फाइलोक्विनोन, इसको विटामिन K कहा जाता है, और इसकी कमी की वजह से जो खून के इंजमात से मुताल्लिक़ मसाइल है वो होते हैं। तो हमने इस लेसन में मौजूद तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs करेंगे ताकि हमको प्रैक्टिस हो जाए, और इस लेसन से अगर एक भी सवाल आए तो उसको हम हल कर सकें। तो इसीलिए हमने पहले क्या किया था, जो लेसन था उसको डिटेल में पढ़ा था, ईच एंड एवरी पॉइंट, पूरे पैराग्राफ्स, तमाम तजुर्बात को डिटेल्स में पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको निकाला और फिर उसका मुताला किया, और अब उसके बाद में क्या करेंगे, हम MCQs बनाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिर उसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो इसके ज़रिए ये जो लेसन है ये परफेक्टली हमको याद हो जाएगा, और इंशाल्लाह इसी तरह तमाम लेसन्स को हम कंप्लीट कर लेंगे।